नमस्कार साथियों। आज मैं जो पॉलिटी की कक्षा है इसमें हम जो मूल अधिकारों को हमने पढ़ना शुरू किया है, फंडामेंटल राइट्स को, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाएगी। इससे पहली कक्षा में हमने जो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक उसको डिफाइन किया था, अच्छे से समझा था। उसके भीतर जो जो छोटे छोटे कंसेप्ट भी है ना उनको समझा था। आज उसी प्रकार हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता के अधिकारों को डिफाइन किया गया है उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज की कक्षा में है क्या क्या चीज़ें आप आज सीखोगे उसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 को समझेंगे, इसके भीतर जो सभी अधिकार शामिल किए गए उनके बारे में। फिर इसमें एक अन्य चीज़ जो आती है कि इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, जैसे सम्मेलन का अधिकार ही है तो वो कहाँ पर तक उसकी वैधता है वो चीज़ें। फिर युक्त प्रतिबंध पढ़ते हैं हम। जो मैंने कहा ना, स्वतंत्रता वहीं पर तक है जब तक वो सामाजिक रूप से किसी अन्य को बाधित ना करे। तो हमने कुछ प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं साथ में, ठीक है वो। फिर हम अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर कोई अपराध कर देता है अगर कोई, तो फिर उसके बाद उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे वो बताए गए हैं इसमें। फिर अनुच्छेद 21 जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ही, मतलब संविधान के अगर कुछ गिने चुने अधिकारों में सबसे टॉप 5 भी काउंट करोगे ना, उसमें अनुच्छेद 21 को तो शामिल करना ही पड़ेगा आपको, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और उससे वंचन का। यहां पर जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था ना, अनुच्छेद 14 में दो कंसेप्ट थे, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता, जिसमें हमने अच्छे से अंतर समझा था। उसी प्रकार यहां भी दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक कंसेप्ट है विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो दोनों भी अपने आप में अलग अलग हैं, एक ब्रिटेन का एक यूएसए का। अब हम समझेंगे कि भारत में अभी क्या स्थिति है, तो भारत किससे मतलब इंस्पायर है, ठीक है। फिर यहां पर दो केस भी आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, एक तो गोपालन केस आता है 1950-51 का, और एक मेनका गांधी केस आता है। दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को व्याख्यायित किया था, लेकिन जो पहला केस था उसमें तो सूक्ष्म तरीके से, मतलब ऐसे सतही रूप से ही कह दिया था, लेकिन जो 1978 में हुआ था उसमें बहुत डिटेलिंग से समझाया था कि एक्चुअल में 21 जो मूल अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसका अर्थ होता क्या है, मतलब ठीक है वो। फिर अनुच्छेद 21 में फिर तो ये अनुच्छेद 21 बैंड हो, मतलब रबड़ की तरह खींचते जा रहा है आजकल भी, कि इतने अधिकार शामिल कर दिए गए हैं ना इसमें, मतलब वो भी हम कुछ जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। फिर अनुच्छेद 21 को जो निःशुल्क शिक्षा वाली बात आती है वो, जो कि मूल रूप से संविधान में नहीं था लेकिन फिर 86वें संविधान से जुड़ा था वो। फिर अनुच्छेद 22 निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, दो तरह की गिरफ्तारी, अगर आपने एक अपराध किया है तो एक वो गिरफ्तारी, और अगर आप अपराध कर सकते हैं ये संभावना के आधार पर गिरफ्तारी निरोध कहलाती है। तो इससे संबंधित चीजें भी कि अगर ऐसे कोई गिरफ्तार हो क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, यह है अनुच्छेद 22। तो इतनी सारी चीजें आज हैं शामिल करी गई हैं, तो आप बने रहिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर से मतलब जुड़ने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मुझे जो सबसे मोटिवेशन देता है वही आपके लाइक्स, कमेंट्स और आपका जुड़ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। सबसे पहले अगर अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो यह कुछ मूल अधिकार हैं, जो 6 पहले मूल रूप से तो इसमें 7 अधिकार थे, लेकिन वही 1978 में हमने जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहां से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप, जिसको याद है वो तो सुनते रहिए, लेकिन जिसको याद नहीं है या फिर जो पहली बार ही पढ़ रहा है वो लिखते जाइए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी जो मैंने शामिल नहीं करी होंगी लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 19 में 7 अधिकार थे संविधान जब बना तब, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से हमने जो संपत्ति का अधिकार था 19(1)(f) को वो हटाकर हमने कानूनी अधिकार में डाल दिया 300 क में, ठीक है। अभी कितने बचे फिर इसमें 6, तो वो 6 क्या क्या है वो पढ़ते हैं। सबको याद भी करना है आपको सीक्वेंस वाइज, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति विषय कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। तब हम 6 के 6 पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या है इस सभी अधिकारों को अगर हम समझें तो। देखिए सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 1(a) में है बोलने यानी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। पहले मैं सारे पढ़ता हूं फिर याद करने का तरीका भी बताता हूं आपको। अनुच्छेद 1(b) सम्मेलन का अधिकार, यानी हम इकट्ठा होकर कहीं पर सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। 19(1)(c) संगम या संघ बनाने का अधिकार, अब हम इकट्ठा होकर कोई यूनियन वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे कोई अपना संघ बना सकते हैं, जैसे डेयरी संघ हो सकता है, किसी का विद्यार्थी संघ हो सकता है, किसी का बेरोजगारी संघ हो सकता है, कुछ भी, मतलब इकट्ठा होकर एक नाम देना उसे, वो संघ है। फिर अबाध संचरण का अधिकार, भारत हमारा पूरा एक देश है ना, तो हमें यहाँ अबाध रूप से संचरण का अधिकार, लेकिन कुछ प्रतिबंध आएंगे हाँ, क्योंकि हमें पता है सामाजिक हितों को बाधित ना होना पड़े हमारी स्वतंत्रता से, वो हमेशा ध्यान रखा जाएगा। तो अबाध संचरण का अधिकार। फिर निवास या कहीं बस जाने का अधिकार, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें वहीं रहने का या फिर वहीं बस जाने का अधिकार, ये भी है। फिर वही जो अभी मैंने बताया आपको
एक एफ है ना जो ये, उसे संपत्ति का अधिकार है होने को, लेकिन पहले तो संविधान में शामिल था, मतलब अनुच्छेद 19 में ही शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटाकर 300 कौ में भेज दिया गया, 300 कौ, ठीक है, वहां भेज दिया गया इसे। अब ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये केवल कानूनी अधिकार है, ठीक है। फिर 19(1)(g ये व्यवसाय का अधिकार। ये हुए 6 अधिकार। अब हम करते हैं इन्हें याद कर, अब हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने याद किया था, सबसे पहले तो हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली, तो फिर हमने क्या किया, अब तो हमें बोलना आ गया सबको, हमने कहा चलो साथ मिलकर बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, एक सभा बुलाई, कहा सब साथ में बोलेंगे। फिर सब बोलने लगे, तो अब सबके विचार अलग अलग हैं, सब एक साथ तो बैठ नहीं पाएंगे, तो और लोगों ने कहा भाई हम 4 लोग ऐसा ग्रुप बनाते हैं, हम 4 लोग ऐसा ग्रुप बनाते हैं, हम 4 लोग ऐसा ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी है जो डिफरेंट है। तो हमने फिर 4 अलग अलग क्या बनाना शुरू कर दिया, संगम या संघ बनाना। हम तो इस नीति को फॉलो करेंगे तो हमारा ऐसा संघ होगा, हम इस नीति को फॉलो करेंगे तो ऐसा। ये केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। सबसे पहले बोलना सीखा, फिर बोलना सीखा तो सब लोग आगे बोलने के, सम्मेलन किया, सबके विचार अलग अलग मिल रहे हैं, तो सबने अपना अपना संघ बना दिया। तीसरे तक पहुंचे। अब सबने अपना अपना संघ बनाया, तो अब अपने विचारों को फैलाने के लिए, अब ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए वो घूमने लग गए, मतलब संचरण करने लग गए, अबाध रूप से यहां वहां जाकर अपने विचारों को फैलाने लग गए। ये हुआ, संचरण भी आ गया आपको। फिर अब हमें ऐसे घूमते रहे हम, अब हमें कहीं रहना भी तो पड़ेगा, अब एक मुख्यालय जैसा हमें कहीं बनाना पड़ेगा अपना, तो हम कहीं किसी स्थान पर फिर निवास करने लगे। कहीं हमारा जो समूह का था हेडक्वार्टर जैसा बनाया हमने, कहीं पर बसने की कोशिश करने लगे, बस गए। फिर अब हम वहां बसे हैं, तो अब हमें खाने पीने के लिए कुछ अर्जित तो करना पड़ेगा ना। फिर हमने वहां अपना व्यवसाय, वृत्ति या फिर जो रोजगार वगैरह की चीजें हैं वो प्राप्त करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से आपको ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मतलब सबसे पहले बोलना आया हमें, फिर हमने बोलना आया तो हमने सम्मेलन करने शुरू कर दिए, सम्मेलन किए तो संघ बनाए, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी मिल नहीं रही, संघ बनाए तो अब उन्हें फैलाना भी है, तो अबाध रूप से घूमने लग गए हम लोग कि हम अपनी आइडियोलॉजी फैलाएंगे। घूमने लग गए तो अब हमें ज़्यादा लोग जुड़ने लग गए, तो हमें अपने हेडक्वार्टर की जरूरत पड़ी, हमने निवास या बस जाने का अधिकार भी बनाया। फिर एफ तो हट गया। फिर अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हमें खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए होगी, फिर हमने कमाना भी शुरू किया, यानी व्यवसाय का अधिकार। तो ऐसे याद रखिए, एक स्टोरी बनाइए। अब सारे 6 हैं तो 6 के 6 आपको याद हो जाएंगे। मतलब बोलने का अधिकार, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय हो जाएगा याद। बस यहाँ पे ये याद रखना कि ABCDE तक तो ठीक था, ये व्यवसाय का अधिकार F में मत डाल देना, F तो हट गया, अब वो G में है, ठीक है। चलो इतना आ जाएगा आपको। अब कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं वो पढ़ते हैं। आप पहले देखिए, अगर जो हमें सम्मेलन का स्वतंत्रता पड़ी ना हमने 19(1)(c) में, वो कहीं भी कर सकते हैं क्या? नहीं, वो हम केवल सार्वजनिक भूमि पर करेंगे और बिना हथियार के करें। मतलब कहीं किसी की प्रॉपर्टी में घुसकर हथियार लेके हम, सम्मेलन नहीं है वो उसकी स्वतंत्रता नहीं है। सम्मेलन करना है तो सार्वजनिक भूमि पर करिए और बिना हथियार के करिए, ठीक है। और क्या सम्मेलन के अधिकार में हड़ताल का अधिकार भी है? नहीं, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्वक सम्मेलन करिए, निरायुध सम्मेलन करें बिना हथियारों के, ठीक है। और हमने जो पढ़ा संगम बनाएंगे ना हम, अनुच्छेद 1(c) में, सॉरी सम्मेलन तो 1(b) में है ना, बी वाले में है ये, सी में है ये, सी में है ये संगम वाला, ठीक है। तो हमने कहा संगम अगर हमने बनाया तो क्या सरकार उसे एक्सेप्ट भी कर लेगी? नहीं, संगम बनाना तो हमारा मूल अधिकार है, लेकिन सरकार उसे स्वीकार करेगी या नहीं, यह मूल अधिकार नहीं। वैसे तो हम कुछ भी बना देंगे ना, मतलब विद्यार्थी कुछ भी, सरकार को क्या पड़ी है कि सबको एक्सेप्ट करे। तो संगम बनाना मूल अधिकार है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करेगी ये मूल अधिकार नहीं है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, उसका मन मर्जी है। आप ये नहीं कहोगे कि सरकार तो मैंने जो बनाया था वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, अब सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, नहीं, आपने बनाया बस, वो आपका मूल अधिकार है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं 19(1) में, तो हमने ये अधिकार पढ़े 19(1) ABCD। अब 19(2) में बता रखा है ये अधिकार तो हैं, लेकिन अब कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगेंगे। ऐसे ही सब, क्योंकि ऐसे ही करेंगे तो फिर तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या क्या है वो युक्त प्रतिबंध? सबसे पहले हमारा जो भारत की एकता व संप्रभुता को ध्यान में रखना। भारत की एकता व संप्रभुता को आपकी अगर स्वतंत्रता बाधित कर रही है तो फिर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहली बात, भारत की एकता व संप्रभुता बनाए रखना। दूसरा, राज्य की सुरक्षा बनाए रखना, अगर वहां कोई बाधा आती है तो हम आपको नियंत्रित कर सकते हैं। नैतिकता को बनाए रखना, आपकी स्वतंत्रता ऐसी है जो सामाजिक हार्मनी है, जो सद्भाव है, नैतिकता है, उसका पतन कर रही है तो आपकी स्वतंत्रता बाधित करी जा सकती है। आदिवासी या जनजातीय लोगों के हित है, आप घूमने जा रहे हैं लेकिन किसी के कल्चर को ही तोड़ दे रहे हैं तो फिर आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और न्यायालय की अवमानना, आप कुछ भी करो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की या फिर जो भी कोर्ट है इनकी अवमानना नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है ना, जो इनका अपना एक डिग्निटी है। आप कुछ भी कहने लग जाओगे फिर तो उनकी जो अभी तक की मान्यता है वो फिर भंग हो जाएगी ना। तो
ये हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ शामिल कर दिया। भारत की एकता व संप्रभुता बनी रहे, राज्यों की सुरक्षा बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, आदिवासी व जनजातीय लोगों के हित बने रहे और न्यायालय की अवमानना न हो। ये है युक्तियुक्त प्रतिबंध। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 को अगर समझना है तो सबसे पहले तो ये जो हेडलाइन वाला है ना, मतलब ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अनुच्छेद 20 कहता है अगर किसी को अपराध के लिए, अगर किसने अपराध किया है और उसका अपराध सिद्ध भी हो गया है, फिर भी उसे क्या अधिकार प्राप्त होंगे। यानी मैंने कुछ किया, मेरा अपराध सिद्ध भी हो गया, मुझे सजा तो होगी, लेकिन फिर भी क्या अधिकार मुझे मिलेंगे ये भी बता रखा है। पहली बात, पूर्ववत कानून का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है इसका अर्थ भी समझते हैं। दोहरी क्षति नहीं दी जाएगी। स्व अभिशंसन यानी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी। इसका तात्पर्य सबसे पहले समझते हैं पूर्वपद प्रभाव कानून का तात्पर्य। पूर्वपद प्रभाव कानून का तात्पर्य है कि अगर आज डेट क्या है, आज है जैसे 11 तारीख है ना, 11 अगस्त 2023 है आज, और मैंने आज कोई अपराध किया तो उस अपराध की जो वो उससे पहले अगर कोई कानून है तो ही बनेगा। मतलब नहीं समझे आप? देखिए पूर्वपद प्रभाव कानून का तात्पर्य है कि अगर मैं जिस समय अपराध कर रहा हूं उस समय जो कानून है वो ही अगर मुझ पे अप्लाई होगा। मतलब अगर मैंने आज अपराध किया, मान लिया जाए मैंने किसी के 50 रुपए चुरा दिए, अभी अगर कोई कानून ये है कि 50 रुपए चुराने पर 5 दिन की सजा होती है तो मुझे वो 5 दिन की सजा होगी, लेकिन मैंने ये आज अपराध किया, फिर कल कानून आ रहा है कि अब आज से जो भी 50 रुपए चुराएगा उसे 50 दिन की मतलब जेल हो जाएगी, तो ये नहीं चलेगा। जो कानून अभी तक है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। कोई नया कानून बनाकर पुराने अपराधों की सजा नहीं दी जाएगी। आप समझे? मतलब अभी जो कानून है उसी से सजा दी जाएगी, नया कानून बनाकर पुराने अपराधों पर सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे तो फिर कुछ भी कर देंगे वो लोग। मतलब जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहा है, अगर सरकार चाहे तो अगर उसे कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है, उसने रोड क्रॉस किया, कल ही कहते जो रोड क्रॉस करता है उसे 50,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ऐसे तो उसकी मनमर्जी चल जाएगी ना। जो कानून पहले से एग्जिस्ट हैं उसी के अनुसार सजा मिलेगी, बस इतना है इसका तात्पर्य। दोहरी क्षति नहीं का तात्पर्य कि एक ही सजा के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। मतलब ठीक है, मतलब दोहरी क्षति का सिंपल तात्पर्य एक सजा हुई, आज तो था कि आज जैसे मैंने वही चोरी की, आज उस पर दंड है कि 5 दिन की जेल होगी, फिर कल एक नया कानून आकर उस पर 10 दिन की जेल कर देता, तो 5 दिन की अगर मैंने जेल काट दी है तो फिर वो दूसरे कानून वाली सजा में दोबारा नहीं दूंगा। मतलब मुझे एक ही बार सजा मिलेगी बस। तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं। अभिशंसन मतलब गवाही, अपने खिलाफ स्वयं ही गवाही नहीं देंगे। जैसे आपने देखा होगा पुलिस जो लोग होते हैं वो कहीं टॉर्चर करते हैं ना कि अपना अपराध कबूल करो कबूल करो कबूल करो, मैंने ही जुर्म किया, मैंने ही मारा, जो भी। वहां पे आप अगर कबूल कर भी देंगे फिर भी वो आपकी गवाही नहीं है, उसे मान्यता ही नहीं है। खुद के खिलाफ गवाही मान्य ही नहीं है। मतलब आप अगर कोई कहता है ना अगर कि आप अपना जो गुनाह कबूल, उसके सामने कबूल कर लो, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब जब तक जो सबूत हैं वो आपको गिल्टी फील नहीं कराएंगे तब तक आप अपराधी नहीं होगे, खुद के खिलाफ गवाही देगी। तो 3, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, दोहरी क्षति नहीं होगी और खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी। ये हैं 3 अधिकार जो मिले हैं आपको जब आप कोई अपराध करते हैं। फिर अब देखिए जो ये पूर्ववत नहीं है, हाँ ये सॉरी पूर्व पद है, ये पूर्व पद, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा यहां पर भी, पूर्व पद, पूर्व पद कानून का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो ये पूर्व पद कानून है ना, इसका प्रभाव न होना मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये केवल आपराधिक मामलों में लागू होगा, सिविल मामलों में नहीं। अगर कोई आपराधिक मामले हैं तो फिर जो अभी तक कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई सिविल मामला है तो उसमें नया कानून बनाकर पुराने अपराधों की सजा भी दी जा सकती है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये जो पूर्व पद कानून का प्रभाव न होना वाली बात है, ये केवल आपराधिक मामलों में है, सिविल मामलों में नहीं। सिविल मामलों में यह लागू हो सकता है, नए कानून से भी पुरानी सजा दी जा सकती है। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 मतलब सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ संविधान में क्या है तो यही है मेरे ख्याल से। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब अगर राज्य चाहता है कि कोई व्यक्ति अगर उसको उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है राज्य को, तो वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया बनाएगा फिर वंचित करेगा।
यहाँ केवल प्राण एवं दैहिक मारना से ही संबंधित नहीं है। आपके अधिकारों को वंचित करना या फिर जिस प्रकार हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं वो न जीने देना, ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को ही आहत करने वाली बात है। ठीक है, तो राज्य आपको तब तक इन अधिकारों से वंचित नहीं करेगा या फिर आपके प्राणों या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा जब तक उसने कोई विधि नहीं बनाई होगी। बिना विधि के नहीं करेगा, मतलब एक विधि बनाएगा फिर ही कर सकते हैं। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये वही ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का, और विधि की सम्यक प्रक्रिया यूएसए की है। अनुच्छेद 21 में लिखा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा है। ठीक है, मतलब ये लिखा है। अब मैं आपको समझाता हूं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये होती है कि अगर आप कोई विधि बना रही है, यानी संसद कोई विधि बना रही है, तो उसको विधि बनाने का जो तरीका होता है, यानी पहले लोकसभा में जाएगा, मतलब राज्यसभा या लोकसभा में से एक जगह जाएगा, फिर वहां बहुमत से पारित होगा, फिर दूसरी सभा में जाएगा, वहां बहुमत से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, फिर वो कानून बनेगा। अगर राज्य ने इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई विधि बनाई है तो वो विधि न्यायिक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, आपने विधि बनाई है, अच्छी जो प्रोसीजर प्रक्रिया थी वो बनाई है आपने, अब वो विधि अपने आप में है कैसी, अच्छी बनाई या गलत बनाई, जैसे वो हम नहीं देखेंगे। जैसे वही बात, जैसे संसद कोई कानून ला रही है कि 5 मतलब रात को 10 बजे के बाद, 10 या 11 बजे के बाद कोई भी फ़ोन नहीं चलाएगा, जो भी फ़ोन चलाएगा उसे मतलब उसका फ़ोन उससे छीन लिया जाएगा, ये कानून बना रही है। अब संसद ने ये कानून अच्छे तरीके से पार किया, जैसे लोकसभा में पेश किया, फिर बहुमत से, फिर राज्यसभा में किया, फिर बहुमत से, फिर राष्ट्रपति से किया, साइन कर दिया। कानून तो अपने आप प्रक्रिया कानून बनने की तो ठीक है, लेकिन आप बताइए क्या 10 बजे के बाद फ़ोन रखना कोई अपराध है, कोई जुर्म है? नहीं है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कानून तो बन गया, अब उसमें कह क्या रखे हैं, अब अपराध है या नहीं ये हम नहीं जानते। अगर कानून सही तरीके से बनाया तो अब आपको 10 बजे के बाद फ़ोन रखना अपराध होगा, ये कहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया में ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की देखिए आपने कानून कैसे बनाया, विधि कैसे बनाई वो तो देखेंगे ही हम, साथ में विधि अपने आप में उचित है या नहीं यही भी देखेंगे। यानी आपने जो फ़ोन न रखने वाली कानून बनाए वो प्रक्रिया तो ठीक अपनाई, लेकिन फ़ोन रखना 10 बजे के बाद कोई अपराध नहीं है, ये कानून आपने उचित नहीं है, हम इसे भी खारिज कर देंगे। ऊपर चुप था फ़ोन रखने वाले में, उसने कहा केवल बनाने को देखेंगे हम, कानून अपने आप में कैसा है वो नहीं देखेंगे। विधि की सम्यक प्रक्रिया में कह रहा है कि प्रक्रिया को तो देखेंगे कैसे बना रहे हो, साथ में वो जो कानून आपने बना रखा वो अपने आप में उचित है या नहीं वो भी देखेंगे। आ गया होगा समझ में? बहुत एफर्ट से ला रखा हूँ ये एग्जाम्पल, पता नहीं कभी ऐसे, इसलिए आप नहीं आया तो दोबारा समझिए, मतलब फिर भी आ जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझ आ गई, विधि की सम्यक प्रक्रिया समझ आ गई। तो जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 है उसमें लिखा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि केवल सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया को देखेगी और सही गलत है ये नहीं देखेगी। लेकिन जब देखिए अब इससे संबंधित 2 केस हैं, गोपालन केस है एक 1950 में, 1950 का गोपालन, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो अनुच्छेद 21 है ना वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही है केवल, उसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया नहीं आती। यानी हम केवल कानून देखेंगे, कानून अपने आप में है कैसा वो नहीं देखेंगे। गोपालन केस में ऐसा कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण केस जो एक और है वो है मेनका गांधी केस जो 1978 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या करते हैं। ऊपर सूक्ष्म व्याख्या थी, ऊपर ऊपर से ही कह दिया, नीचे विस्तृत व्याख्या। यहाँ कहा कि हम कानून कैसे बना वो प्रक्रिया तो देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि वो कानून अपने आप में उचित है या नहीं, ये भी देखेंगे। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो, उसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया भी शामिल है, ये कहा गया है। तो ध्यान रखिए, आप ये 2 केस ही याद रख लीजिए, कब कब के हैं सन और किस अनुच्छेद से जुड़े हैं, अनुच्छेद 21 से जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है। चलो 21 में अब हम पढ़ते हैं जो अनुच्छेद 21 है उसमें कौन कौन से मूल अधिकार, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं। वैसे तो इसमें 25-30 अधिकार है मतलब, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। एक निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, राइट टू एक जो स्वच्छ इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सुनवाई का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक व्यक्ति की जो गरिमा होती है ना उस सब का अधिकार भी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें। बाकी इसमें रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, ये सब अधिकार 21 में ही शामिल। आप ये देखिए जीवन का अधिकार किससे, 21 है। तो जीवन जीने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारे अधिकार इसमें शामिल होंगे मतलब। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 21 क की तरफ। अनुच्छेद 21 क तो आपको पता ही है, मूल संविधान में अनुच्छेद 21 क नहीं था,
इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया। इसमें बात क्या की गई, इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देगा और अनिवार्य रूप से शिक्षित करेगा। ठीक है, तो ये तो याद करने वाली चीज़ है। किसको, यह है मूल संविधान में था, नहीं था, कब से जुड़ा, 86 में से, क्या है बता दिया। अब हम आते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 भी समझने वाला ही है। मतलब अनुच्छेद 22 का सबसे पहले हेडलाइन पढ़ते हैं, निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें समझनी, एक तो निरोध, एक गिरफ्तारी। निरोध का तात्पर्य होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक हमें सजा दो प्रकार से मिलती है। ठीक है, एक जब हम अपराध कर लेते हैं तब, और एक तब जब हम अपराध करने वाले हैं ऐसी संभावना हो जाए। मतलब हम ये तो अपराध करेगा ही, इसलिए इससे पहले ही रोक देते हैं, ऐसी वाली चीज़ ना। तो देखिए दो तरीके से, एक तो अपराध करने पर, एक अपराध करने की संभावना पर। जब हम अपराध करते हैं तो हमें गिरफ्तार कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सजा मिलेगी हमें। लेकिन जब हम अपराध किए ही नहीं हुए हैं लेकिन करने वाले हैं, इसी आधार पर जब हमें गिरफ्तार करेंगे तो उसे निरोध कहते हैं, प्रिवेंशन। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, निरोधात्मक प्रतिरोध कहते हैं शायद, हाँ ठीक है। अब जब हमें इस प्रकार से गिरफ्तार किया जाए, जब हमने अपराध किया है तब गिरफ्तार किया जाए तो हमारे पास क्या अधिकार होंगे, और जब हमें अपराध करने की संभावना पर गिरफ्तार किया जाए, निरोध पर, तब हमारे पास क्या अधिकार होंगे, ये पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम गिरफ्तारी वाले अधिकारों की बात की जाए, इसमें हर एक में 3-3 अधिकार। अगर गिरफ्तार किया है, सजा मतलब मैंने अपराध किया है फिर भी गिरफ्तार किया है, तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी क्यों की ये जानने का अधिकार है मुझे गिरफ्तार किया क्यों, मैंने चोरी की है, ठीक है बताओ मुझे, मैंने कुछ और काम किया है तो वो बताओ मुझे, फिर वो बताएंगे आपने ये किया था इसलिए हमने आपको गिरफ्तार किया, जो वारंट वाली बात कहते हैं ना वो, ठीक हो गया। फिर अगर आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब हम लोग अपने वकील से मिलते हैं ना, मुझे अपने मनपसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा। मैं चाहूँगा कि मुझे एक वकील चाहिए जो मुझे निर्दोष साबित करे, ठीक है, वो अधिकार मेरे पास। तीसरा, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर मुझे मजिस्ट्रेट, जो दंडाधिकारी होगा ना, जो जज वगैरह होते हैं, उसके समक्ष प्रस्तुत करिए। उससे ज़्यादा मुझे नहीं रखोगे आप, 24 घंटे में मुझे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। और इन 24 घंटों में जो यात्रा का समय है ना वो काउंट नहीं होगा। यानी यहाँ से दिल्ली या मान लिया ले जाना,